Hello guys, the most welcome on Vibration of Physics YouTube चैनल बाय नरेश सर। देखिए आज की वीडियो में अपन स्टडी करेंगे जो मॉडल पेपर फिजिक्स का आरबीसी द्वारा जनरेट किया गया 2026 के लिए, उसके बारे में अपन शॉर्ट में कुछ क्वेश्चन डिटेल में भी स्टडी करेंगे। और माय चैनल नेम वाइब्रेशन ऑफ फिजिक्स, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए इस पेपर में अपना 18 एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे के पूरे हाफ नंबर के होंगे, ठीक है, आधे आधे नंबर के होंगे। एनालिसिस अपन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं जिन पर चार्ज की वैल्यू +1 कूलाम है, यानी 1 कूलाम चार्ज है। कितने कूलाम चार्ज है? 1 कूलाम चार्ज। देखिए 1 कूलाम चार्ज है यानी Q1 और Q2 दोनों पर सेम चार्ज है। बात करें और दोनों के दोनों 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हैं, यानी कितने मीटर डिस्टेंस है? 1 मीटर डिस्टेंस। तो उनके बीच में पॉजिटिव और पॉजिटिव यानी +Q और दूसरा भी +Q, यानी +1 कूलाम +1 कूलाम, यानी R इक्वल टू दिया है 1 मीटर। और आपसे इसमें पूछा गया है कि जो कूलाम रिपल्सन फोर्स होगा यानी कूलाम प्रतिकर्षण बल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए F इक्वल टू फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R²। जब अपन सॉल्व करेंगे इसको तो F इक्वल टू आएगा 9 × 10⁹ 1 × 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, वैल्यू आएगी न्यूटन में। तो ये वैल्यू आएगी 9 × 10⁹ न्यूटन। तो बताइए यहाँ से कूलाम्स फॉर्मूले से कौन सा आंसर टिक करोगे? डी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कोई भी सॉलिड स्फीयर है, कोई भी मेटल का बना है, धातु का बना है, कंडक्टर। तो कंडक्टर के बारे में अपन ये जानते हैं, कंडक्टर के इनसाइड चार्ज Q in इक्वल टू 0। तो बताइए E in इक्वल टू कितना होगा? 0। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रेजेंट नहीं होंगी। ठीक, इसमें समझें। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के सतह के परपेंडिकुलर होती हैं। तो बताओ, जैसे अपन बात करें सेकंड और थर्ड की, तो ये लाइंस अंदर जा रही हैं, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये सरफेस के साथ एंगल डज नॉट इक्वल टू 90। कितना एंगल नहीं है? 90। तो कौन सी लाइन है जो अंदर नहीं जा रही और सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है? तो बताओ ये है एंगल 90, ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90। ठीक है, और भी इसमें कई फिनोमेना लगेंगे, डेट मीन्स इंडक्शन, प्रेरण विधि द्वारा। इधर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज। उसकी बात ना करके अपन देखिए एंगल 90 बन रहा है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। तो बताओ कौन सा राइट होगा? डी, यानी चौथे नंबर की लाइंस है वो सही होगी। ठीक है, इसके बाद बात करें अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जो पार्ट में थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका होगा, इसमें कोई भी कैपेसिटर है, ध्यान दे भाई, कोई भी कैपेसिटर है, कोई भी संधारित्र है। संधारित्र की में प्लेटों के बिटवीन यानी वायु के स्थान पर, एयर के स्थान पर कोई डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल भरा, परावैद्युत पदार्थ भरा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वो होगा आपका, यानी यहां से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट εr की जगह K दिया है। तो कह रहा है कि उसकी धारिता, उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स में 4 फिनोमेनाज की बात करें तो मीडियम की प्रेजेंटनेस में, माध्यम की उपस्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कम होता है, दैट मीन्स वैद्युत बल भी कम होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव का मान भी कम होता है। ठीक है, ये सब फिनोमेना डिक्रीज होती है। लेकिन कैपेसिटेंस एक ऐसा फिनोमेना है, ठीक है, धारिता एक ऐसा फिनोमेना है जिसका ऐसा फैक्टर है जो मीडियम की प्रेजेंटनेस में इंक्रीज हो जाता है, εr, दैट मीन्स K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो बताओ इनिशियल K थी, K टाइम्स इंक्रीज हो गई, तो बताओ न्यू कैपेसिटेंस C डैश इक्वल टू, नई धारिता C डैश इक्वल टू K इंटू में C।
ठीक है, और या के की जगह एप्सिलॉन आर इंटू में सी, और सी वैक्यूम में, या बात करें अपन निर्वात में यानी एयर में, वायु में यानी कैपेसिटेंस धारिता होती है। तो देखिए 3 क्वेश्चन इसके होते, इसमें आंसर क्या लगाएंगे, के गुणा बढ़ जाती है, कितने गुणा बढ़ जाएगी, के गुणा, इसका आंसर होगा बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करना चाहें इसमें, तो देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं क्योंकि जो जिसे वर्ड क्लियर दिखाई दे। देखिए कोई भी विलगित वस्तु के लिए विभव और आवेश यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए पोटेंशियल और चार्ज के बिटवीन ग्राफ दिया है, ठीक है, और इसमें पूछा है वस्तु की धारिता यानी ऑब्जेक्ट का कैपेसिटेंस क्या होगा। तो वी नो डैट क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी, क्यू इक्वल टू सी वी, तो यहां से सी इक्वल टू आता है क्यू अपॉन वी, और जब क्यू वी ग्राफ होता है तो ध्यान रखना क्यू वी ग्राफ का स्लोप tan थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन वी, जो कैपेसिटेंस को शो करता है, किसको शो करता है, कैपेसिटेंस। लेकिन ध्यान रखना ग्राफ उल्टा दिया है, वी क्यू ग्राफ दिया है, कौन सा ग्राफ, वी क्यू ग्राफ, तो ध्यान रखें वी क्यू ग्राफ 1 अपॉन सी यानी tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सी, और सी पूछा है तो बताओ tan थीटा का इनवर्स करेंगे तो tan थीटा का cot थीटा, तो बताओ आंसर क्या लगाएंगे इसमें, cot थीटा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर ग्राफ क्यू वी ग्राफ होता तो क्यू वी ग्राफ का स्लोप tan थीटा इक्वल टू कैपेसिटेंस धारिता को शो करता है, लेकिन उल्टा ग्राफ दिया है तो 1 अपॉन tan थीटा को शो करेगा, तो यानी 1 अपॉन tan थीटा को शो करेगा, तो बताओ cot थीटा हो जाएगा, तो यहां से आंसर क्या आएगा, cot थीटा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करना चाहें तो कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चालक है, यानी कंडक्टर चालक का टेम्परेचर इंक्रीज किया गया, टेम्परेचर क्या किया गया भाई, इंक्रीज किया गया। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो देखिए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि फॉर्मूला निकल के आता है, जो आर का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस, वो आएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ध्यान रखना जो कंडक्टर है, चालक है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, क्या होती हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो जल्दी टकराएंगे, टकराने में टाइम कम लगेगा, कोलिजन करने में टाइम कम लगेगा, तो ध्यान रखना उस जो टकराने में टाइम लगता है वहां पर उसे रिलैक्सेशन टाइम, तो ध्यान रखना जिसे टो से शो करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज तो टो क्या होगा, डिक्रीज, जब टो डिक्रीज होगा तो ध्यान रखना रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज। तो बताओ रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है, ध्यान रखना विश्रांति काल का मान घट जाता है, यानी रिलैक्सेशन टाइम यानी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर टिक करेंगे, सी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ पूछा है आपसे। देखो ग्राफ क्या पूछा है इसमें, ग्राफ की बात करें इस क्वेश्चन में तो देखिए एक लंबे सीधे तार से दूरी r के साथ, यानी कोई भी एम्पियर का फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है, लेसन नंबर 4 में, उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन में जैसे ये कोई भी वायर है, इससे r डिस्टेंस पर d डिस्टेंस पर कोई भी क्या लिया, कोई भी पॉइंट लिया, इस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और r के बीच में ग्राफ पूछा है, तो b का फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d, या डिस्टेंस r है तो r। तो देखिए यहां से b इनवर्सली प्रोपोर्शनल r इंक्रीज होगा तो b क्या होगा, डिक्रीज। तो बताइए ऐसा कौन सा ग्राफ है, r इंक्रीज तो b क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो बताओ कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, b। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका इसमें कि कोई भी आपको अतिचालक पदार्थ दिया है, यानी सुपर कंडक्टर दिया है, सुपर कंडक्टर के लिए सही युग्म पूछा है मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी यानी चुंबकीय प्रवृत्ति और रिलेटिव परमिटिविटी आपेक्षिक यानी चुंबकीय पारगम्यता, म्यू आर और काई एम की वैल्यू पूछी है। तो ध्यान रखना काई एम इक्वल टू होगा काई एम इक्वल टू -1 और म्यू आर इक्वल टू आएगा 0,
यानी एक का आप वैल्यू ध्यान रखें, बाकी आप रिलेशन इस लेसन नंबर 5 में जो रिलेशन है वो है म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम। ठीक है, उसमें काई एम की वैल्यू -1 रखेंगे, पुट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर म्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो देखिए काई की वैल्यू -1 और म्यू आर इक्वल टू 0, तो कौन सा आंसर टिक करेंगे, से, यानी सी आंसर टिक करेंगे। इसके बाद देखिए किसी परिनालिका का स्वयं प्रेरकत्व एल है, लंबाई और क्षेत्रफल लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ना तो एल और यानी ए को कांस्टेंट रखा यानी नियत रखा, कोई चेंजेज नहीं। ठीक है, तो फेरों की संख्या बढ़ाकर दुगनी कर दी यानी नंबर ऑफ टर्न्स एन डैश इक्वल टू 2n कर दिया डबल। तो ये पूछा है कि उसका सेल्फ इंडक्टेंस स्वयं प्रेरकत्व का मान क्या चेंज होगा। तो देखिए एल का फॉर्मूला लेती है, सोलेनोइड है, परिनालिका है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अगर यही सर्कुलर कोयल होती, वृत्ताकार कुंडली होती, तो एल की जगह 2r लेती। अब देखिए ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है ही, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अब बताओ एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर, एन को डबल करेंगे तो बताओ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो बताओ एल की जगह कितना हो जाएगा 4l, क्योंकि एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है एन स्क्वायर। तो यहां से बताओ आंसर क्या टिक करोगे 4l। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायग्राम आपको दिया है, दो कोयल हैं, दोनों का जो एक्सिस है वो कॉमन एक्सिस है, उभयनिष्ठ अक्ष है। तो देखिए एन और एस दो पोल दे रखे, यहां ए से बताओ जब अपन इसको इधर ले जा रहे हैं तो देखिए जो यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, वो एन से कहां जा रही होंगी एस, और एस से कहां जा रही होंगी इनसाइड एन की ओर। जब अपन इसको इधर ले जा रहे हैं तो इससे जो टचिंग फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, चुंबकीय बल रेखाएं थी, उनकी नंबरिंग घटती जा रही है, और इसमें नंबरिंग क्या होती जा रही है, इधर ले जा रहे तो बढ़ती जा रही है, टचिंग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो बताओ इसका फ्लक्स फाई बी तो क्या हो रहा है डिक्रीज, और इसमें बताओ फाई बी क्या हो रहा है इंक्रीज। तो बताओ इसमें फाई बी डिक्रीज, तो बताओ ये कहेगा डायरेक्शन सेम हो, और फाई बी इंक्रीज ये कहेगा डायरेक्शन अपोजिट हो, जिससे बताओ अकॉर्डिंग टू लेंज लो बताओ क्या कर सके, यानी उसका अपोजिशन कर सके। तो बताओ यहाँ फ्लक्स डिक्रीज, यहाँ फ्लक्स इंक्रीज, तो बताओ दोनों में वेरिएशन सेम नहीं है। तो बताओ ए बी में जो इसमें भी फ्लक्स चेंजेज चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित हो रहा है, इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित हो रहा है, एक में इंक्रीज एक में डिक्रीज। तो बताओ चेंज होने की वजह से दोनों में इंड्यूस करंट प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, लेकिन बताओ डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट, क्योंकि एक में फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है कम हो रहा है, एक में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ रहा है। तो बताओ आंसर क्या आएगा, दोनों में करंट होगा, इंड्यूस करंट होगा, प्रेरित धारा होगी, लेकिन ध्यान दें अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में होगी। तो बताओ कौन सा आंसर टिक करेंगे डी। क्लियर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेसन नंबर 7 से है, अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा से, जो लास्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान रखना, ये बताती है कि ES अपॉन EP इक्वल टू VS अपॉन VP इक्वल टू NS अपॉन NP इक्वल टू IP अपॉन IS। ये चारों टर्म्स में फॉर्मूला है, यानी करंट है वो उसका रेशो अपोजिट आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, इंग्लिश मीडियम में डाटा थोड़ा अलग है, हिंदी मीडियम में डाटा अलग है। तो देखिए अगर हिंदी मीडियम से इसे सॉल्व किया जाए तो देखिए ट्रांसफॉर्मर है, AC है, इसको बताओ इनिशियल पोटेंशियल को यानी प्रारंभिक विभव को बढ़ाकर बताओ 2200 वोल्ट कर दिया। यदि ट्रांसफॉर्मर में द्वितीय कुंडली में 200 फेरे हैं यानी नंबर ऑफ टर्न्स 200 हैं, तो बताओ प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी। तो बताओ ये सेकंड में दिया है NS। ठीक है, अब बताओ ट्रांसफॉर्मर 220 को बढ़ाकर यानी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, यानी अप यानी ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, तो बताओ ये किसकी वैल्यू दी है, ये दिया है VS और ये दिया है VP प्राइमरी में।
प्राइमरी से सेकेंडरी में बढ़ाकर 2200 कर दिया। तो यहाँ से बताओ फॉर्मूला लगाने के बाद आंसर क्या आएगा, देखिए वी एस अपॉन वी पी 2200 अपॉन में बताओ क्या होगा 220, बताइए एन एस कितना है 200, और आपसे प्राइमरी में पूछा है प्राथमिक कुंडली में, तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा एन पी हो जाएगा। बताइए जीरो से यहाँ से कितनी बार कैंसिल 10, जीरो से जीरो क्या होगा कैंसिल, ये ऊपर, तो एन पी आएगा 20, यानी नंबर ऑफ टर्न्स फेरों की संख्या 20 आएगी हिंदी मीडियम के हिसाब से, ठीक। और अगर बात करें इंग्लिश मीडियम के हिसाब से तो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे दिया यहाँ एन एस 2000 दे दिया, तो यहाँ 2000 एक जीरो और लग जाएगी, ठीक है। तो एक जीरो जैसे ही लगेगी, देखिए सॉल्व करके देखते हैं, तो बताओ 2200 अपॉन में 220, यहाँ दे दिया 2000 अपॉन में एन पी, यहाँ से बताओ कितनी बार कैंसिल 10 बार कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल एन पी ऊपर, तो बताओ कितना आएगा भाई 200, नंबर ऑफ टर्न्स कितने आएंगे 200 इंग्लिश मीडियम के हिसाब से। हिंदी मीडियम के हिसाब से तो बताओ 20 आएंगे 20 आएंगे, और इंग्लिश मीडियम के हिसाब से 200, ठीक है। बोर्ड पेपर में ऐसा नहीं होगा, दोनों मीडियम में सेम मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट बात करें अपन कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अपन क्या कह सकते हैं, देखो समझे, देखिए आज समझें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं EMW, उनमें ई वेक्टर, बी वेक्टर और बताओ EMW 3 फिनोमिना होती हैं। अगर इसको अपन वाई एक्सिस पर माने तो बताओ ये जेड एक्सिस पर, तो इसकी डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन होती है। दैट मीन्स ई वेक्टर, बी वेक्टर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों के तीनों लंबवत होती हैं, क्या होती हैं लंबवत, ठीक है। ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो बताओ आपस में यानी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो बताओ से इनका फेज क्या होगा, इनकी कला क्या होगी समान, तीनों 90 90 90 बना रही हैं, तो बताओ ये परस्पर लंबवत तो होती हैं, यानी आपस में कितने एंगल बनाती हैं 90। इसी वजह से EMW की जो नेचर होती है, प्रकृति होती है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की, वो ध्यान रखना अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, तो ध्यान रखना परस्पर लंबवत होंगे और उनमें बताओ समान कला में, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आप कलांतर जल्दबाजी में 90 ना कर दें, ध्यान रखें परस्पर लंबवत दिशा में, परस्पर लंबवत परपेंडिकुलर होंगी, लेकिन ये सेम फेज में होंगी, यानी समान कला में होंगी। तो बताओ म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड आर इन सेम फेज, तो बताओ कौन सा ऑप्शन टिक करना है डी, ठीक है। इसके लिए बात करें अपन नेक्स्ट में, तो देखिए 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा है, यानी कांटेक्ट में रखा है, तो यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो इसमें कह रहा है संयोजन की शक्ति, पावर पूछा है, ना कि कॉम्बिनेशन की फोकस दूरी। तो देखिए पहले फोकस दूरी निकाल लें, तो बताइए यहां से 1/f इक्वलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 1/f2। तो देखिए उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, और बताओ यहां से सॉरी ये 25 तो बताओ अवतल लेंस के लिए है, और यानी 40 सेंटीमीटर उत्तल लेंस के लिए, तो बताओ इसको तो पॉजिटिव लेंगे, गिवन डाटा पॉजिटिव, और ये बताओ क्या होगा नेगेटिव। तो यहां से 1/f इक्वलेंट इक्वल टू 1/ बताओ कितना लिखेंगे 40, और माइनस क्या हो जाएगा 1/25। जब एलसीएम लिया गया तो बताओ कितना ले लेंगे एलसीएम, मान लीजिए 200, यहाँ से कितनी बार जाएगा, यहाँ से भाई 5, और यहाँ से कितना हो जाएगा 8, सॉरी यहाँ से माइनस में कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस में 3/200, ठीक। यानी जो आंसर आएगा यहाँ से, तो बताइए आंसर में अपन टिक करना चाहेंगे, देखिए यानी एफ इक्वलेंट इक्वल टू, ध्यान दें एफ इक्वलेंट इक्वल टू, और इसमें और 1/f इक्वलेंट बताओ क्या होगा डायप्टर होगा, क्या होगा डायप्टर। तो इसको देखिए सॉल्व करें अपन, तो देखिए यहाँ से 1/40 माइनस 1/25, तो बताओ सॉल्व, और यहाँ से इसका डिवीजन एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व किया, और 1/f इक्वलेंट जो होगा उसका इनवर्स ही बताओ क्या होगा, यानी पावर ऑफ लेंस होगा, क्या होगा पावर ऑफ लेंस, यानी लेंसों की क्षमता। समझ में आया। तो यहां से एक तो नेगेटिव आएगा, क्या आएगा नेगेटिव,
और नेगेटिव आंसर के बाद इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि डायोप्टर जो होगा यहाँ से जो निकल के आएगा आंसर, देखिए P इक्वल टू 1/f। ये ध्यान रखना, जब 1/f लगाएंगे तो ये मीटर में लगाएंगे, किस में लगाएंगे, मीटर में। तो यहाँ से बताओ अगर सेंटीमीटर में लगाएंगे तो P अपॉन क्या आएगा, 100/f, और ये आंसर आएगा सेंटीमीटर में, किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करके आंसर ले सकते हैं। तो देखिए भाई, इसके बाद अपन बात करना चाहें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है प्रकाश की किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ध्यान रखना, एक तो रेज सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी डेंसर से रियर में जाती है। डेट मीन्स सघन से विरल में जाएगी। बताओ सघन से किस में जाएगी भाई, विरल में। एक तो ये देखना है। इसके बाद ये देखना कि उसमें क्रिटिकल एंगल क्रांति कोण बनता है। अगर इंसिडेंट आपतन कोण का मान क्रिटिकल IC या θC से ज़्यादा हो, तभी ध्यान रखना TIR फिनोमिना आकर्ष होता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, तो यानी उसमें अपन बात करें पिछले वाले क्वेश्चन में, तो उसमें आंसर ठीक होगा 1.5 डायोप्टर माइनस में। ठीक है, तो देखिए D से R में जाएगी, डेंसर से रियर में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी। ठीक है, और TIR होने के लिए I ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, IC होना चाहिए। तो बताओ, एक तो सघन से बताओ विरल माध्यम में जाती है, और बताओ I की वैल्यू IC से क्या होती है, ज़्यादा, कि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, यानी आपतन कोण यानी क्रांति कोण से क्या हो, ज़्यादा। तो बताओ यहाँ से क्या आएगा, B। इसके बाद यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये कह रहा है दो स्लिटों के बीच में दूरी डिस्टेंस ऑफ बिटवीन स्लिट्स यानी स्मॉल d से शो करती हैं। इसको तो बताओ d डैश कर दिया d/2, और इसके बाद स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी जिसे कैपिटल D, स्क्रीन और ध्यान रखना जो स्लिट है जो कैपिटल D से शो करती हैं, ठीक है, उसको बताओ क्या कर दिया, दुगना, d डैश कर दिया 2d। तो फ्रिंज चौड़ाई पर, फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट आएगा, तो देखिए बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d। तो यानी बीटा डैश निकालना है, लैम्बडा सेम है, तो बताओ बीटा के d की वैल्यू क्या कर दी 2d अपॉन में क्या होगा d/2। बताओ 2 ऊपर चल जाएगा 4, तो बीटा डैश आएगा 4 बीटा, यानी कितने टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स, फ्रिंज विड्थ 4 गुना बढ़ जाएगी। तो बताओ 4 गुनी हो जाएगी, यानी d विल बिकम्स 4 टाइम्स। क्या होगा भाई, विल बिकम्स 4 टाइम्स। इसके बाद बात करें अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण धातु पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखना लेसन नंबर 11 में जब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करती हैं, न्यू इंक्रीज करती हैं, तो बताओ के मैक्सिमम इंक्रीज होता है, और इसकी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होता है, इंक्रीज, क्योंकि के मैक्सिमम इक्वल टू फॉर्मूला होता है EV0। क्या होता है भाई, EV0, ये फॉर्मूला होगा। तो यहां से बताइए कह रहा है गतिज ऊर्जा, बताओ इंटेंसिटी से कोई मतलब है क्या, तीव्रता से कोई मतलब है क्या, नहीं, इंटेंसिटी बढ़ाती है। तो ध्यान रखना प्रकाश विद्युत धारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ध्यान रखना प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, आवृत्ति पर निर्भर करती है, गलत हो गया, ये गलत हो गया, तीव्रता के समानुपाती ये गलत हो गया। तो बताओ यानी इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, ठीक, यानी इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, इससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक, इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था वही क्वेश्चन है। देखिए 3 फिनोमेना बताती हैं रेडियस के बारे में, नाभिक की त्रिज्या के बारे में,
वो बताओ मास नंबर ए पर डिपेंड करती है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3, आर ए की पावर 1/3 के समानुपाती, वी समानुपाती ए। लेकिन उसमें एक फिनोमिना ऐसा बताया, डेंसिटी घनत्व सभी नाभिकों के लिए सेम होता है, रो इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये सभी न्यूक्लियाई के लिए कांस्टेंट होगा। तो रेशो बताओ कितना आएगा, 1:1, सबके लिए सेम। इसके बाद अपन बात करना चाहें इसमें निम्न में से ग्राही अशुद्धि, असेप्टर इंप्योरिटी, यानी कहने का मतलब जब असेप्टर इंप्योरिटी ग्राही अशुद्धि मिलाती है जिनमें नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉनों की नंबरिंग कम हो, जिससे पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए। कौन सा कंडक्टर बन जाए भाई, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए। तो देखिए इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर, देखिए ग्राही अशुद्धि असेप्टर में ध्यान रखना 13 ग्रुप के एलिमेंट होंगे। 13 में ध्यान रखना, एक तो बोरॉन है, एक एल्यूमिनियम है, एक गैलियम है, एक इंडियम है। तो बताओ इनमें से चल देखना है कौन सी असेप्टर इंप्योरिटी है। तो बताइए इसमें आर्सेनिक नहीं, फास्फोरस नहीं, इंडियम, एंटीमनी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, इंडियम। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा इससे, जिसमें नंबर ऑफ होल्स, होलों की संख्या ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। यानी मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, यानी बहुसंख्यक होल होंगे, अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये अपने ब्लैंक ऑफ स्पेस होती है। ठीक है, ब्लैंक ऑफ स्पेस में अपन बात करेंगे इनमें, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए। ठीक है, ब्लैंक ऑफ स्पेस में देखिए, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ यानी कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, जिसे बिना भंजन के सहन कर सके यानी उसका ब्रेक डाउन ना हो, उसे बोलती है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य इंग्लिश में कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक, इसके बाद ईएमएफ विद्युत वाहक बल सर्किट के पर निर्भर नहीं करता, किस वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। तो ध्यान रखना, जब ओपन सर्किट होता है, खुला परिपथ होता है, तब सेल के टर्मिनल पर जो वोल्टेज होता है, जो विभव होता है, विभवांतर होता है, ठीक है, उसे अपन ईएमएफ बोलते हैं। तो ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट में ध्यान रखना करंट फ्लो नहीं होगा, सेल के टर्मिनल पर देखा जाएगा। तो बताओ वो बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, बाह्य प्रतिरोध पर डिपेंड नहीं करेगा। इसके बाद देखिए, किसी त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र यानी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर निलंबित कुंडली यानी धारामापी है। तो यानी ये फील्ड इस वजह से लगाया जाता है ताकि उसमें टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम जनरेट हो, ऑलवेज थीटा 90 बने। तो बताओ इस क्षेत्र की वजह से, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ध्यान रखना ऑलवेज टॉ मैक्सिमम होगा। तो यानी जो बलागुण होगा मैक्सिमम होगा, NIAB लिखें या बताओ MB लिखें, यानी अधिकतम होता है। आंसर में आएगा टॉ मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, यानी टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करना चाहें इसी में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहें इसमें, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट ब्लैंक ऑफ स्पेस कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा होता है। तो बताओ क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DS वेक्टर इक्वल टू 0। दैट मीन्स मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, एकल ध्रुव का कभी भी अस्तित्व नहीं होता। तो बताओ कुल चुंबकीय फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ कितना होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 यानी 0। ठीक, किसी कुंडली में विद्युत धारा की उत्पत्ति यानी प्रेरण, इंडक्शन, चुंबक व कुंडली के मध्य बताओ बार मैग्नेट को, चुंबक को बताओ N या S पोल को किसके पास लाया जाएगा, कुंडली के पास लाया जाएगा या दूर ले जाया जाएगा। तो ऐसी जो मोशन होती है, ऐसी गति होती है, कहने का मतलब आपेक्षिक गति कराई जाएगी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो बताओ रिलेटिव मोशन के कारण ध्यान रखना इंड्यूस्ड EMF प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, आपेक्षिक गति।
कौन सी गति होगी? आपेक्षिक गति यानी रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम दिया है, यानी ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया। क्या दिया भाई? ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ई वेक्टर इक्वल टू, यानी मैग्नीट्यूड दिया है 60 वोल्ट पर मीटर। और बताओ फ्री स्पेस में है, मुक्त आकाश में है। और बताओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पूछा है। तो बताओ सी इक्वल टू होता है ई नॉट अपॉन बी नॉट। तो यहां से बताओ बी नॉट का फॉर्मूला क्या बनेगा? यानी ई नॉट अपॉन सी। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे, 60 अपॉन में 3 इंटू 10 की पावर यानी 8, कैंसिल करेंगे तो बताओ 20। ठीक, 20 इंटू 10 की पावर -8। ठीक, ये किस में आएगा वैल्यू? टेस्ला में। ठीक है, बाकी अपन इसको चेंज कर सकते हैं, नैनो टेस्ला भी लिख सकते हैं। तो बताओ इसको यहाँ 200 करेंगे तो बताओ 200 नैनो टेस्ला हो जाएगा इसका आंसर, यानी 200 नैनो टेस्ला ये होगा। ठीक, तो यानी 6 ब्लैंक ऑफ स्पेस हुए। नेक्स्ट ब्लैंक ऑफ स्पेस की और बात करना चाहें अपन तो देखिए, देखिए इसमें है नेक्स्ट ब्लैंक ऑफ स्पेस कि अगर मान लीजिए अपन कोई भी मिरर है, यानी कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण है, उसका आधा पार्ट अपन ढक दे, आधा पार्ट क्या कर दिया? ढक दिया। तो ध्यान रखना, इमेज तो कंप्लीट बनेगी लेकिन उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। तो बताओ इसमें इंटेंसिटी के बारे में पूछा है, प्रतिबिंब की तीव्रता, जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, प्रकाश को प्रकाश में मिलाने पर, दो वेव्स को वेव्स के साथ मिलाने पर, तरंगों को तरंगों के साथ मिलाने पर ध्यान रखना इंटरफेरेंस व्यतिकरण होता है। जब ब्राइटनेस आती है, चमकीली रेखाएं आती हैं, तो ध्यान रखना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट मीन समपोषी व्यतिकरण। और जब अंधकार उत्पन्न हो जाए, अदीप्त फ्रिंज आए, तो ध्यान रखना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण। तो बताओ आंसर, अंधकार उत्पन्न हो रहा है, डार्कनेस आ रही है, तो बताओ आंसर क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, डेट मीन्स यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस यह आंसर होगा इसका। ठीक, अगर मान लीजिए दीप्त आता, ब्राइटनेस वाली आती, तो ध्यान रखना क्या होता? यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डेट मीन्स क्या होता भाई? यानी समपोषी व्यतिकरण। इसके बाद देखिए 15 वोल्ट का कोई भी फोटोन है, टोटल एनर्जी कितनी है फोटोन की? 15 वोल्ट। और यानी वर्क फंक्शन कार्य फलन दिया है, वर्क फंक्शन कार्य फलन दिया है। ठीक है, और आपसे निरोधी विभव, तो बताओ पहले के मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। के मैक्सिमम होता है ई माइनस फाई नॉट, अल्बर्ट आइंस्टीन के इक्वेशन अकॉर्डिंग, क्योंकि ई इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम। तो बताओ यहां से कितना आएगा? 15 माइनस 7.5 इक्वल टू 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो एनर्जी आ गई। और के मैक्सिमम इक्वल टू होता है ई वी नॉट। तो बताओ ई का डिवीजन करेंगे तो आंसर आएगा 7.5 वोल्ट। तो आंसर बताओ कितना आएगा? 7.5 वोल्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि दो कणों का क्या समान है? डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य सेम। तो बताओ फॉर्मूला पढ़ती हैं, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो जिनके लिए मोमेंटम सेम होगा उनके लिए लैम्बडा भी क्या होगा? सेम। तो आंसर क्या आएगा? मोमेंटम, डेट मीन्स हिंदी वर्ड संवेग, और इंग्लिश वर्ड क्या होगा? मोमेंटम, मोमेंटम। ठीक है, ये होगा। तो ये अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू और ब्लैंक ऑफ स्पेस के बारे में अपन ने देखा। तो नेक्स्ट देखिए वन लाइन क्वेश्चन जो एक एक नंबर की पूछी जाती हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है, उसमें अपने क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखिए समझे। एक क्वेश्चन इससे पहले है, इसको देखें। देखिए समझे, इसमें कह रहा है आपसे कि कोई भी सेल है
उसका इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात की है नहीं, इससे पहले एक क्वेश्चन है आपका ये देखिए यहां से कि देखिए कोई भी चालक है उसे दो टेम्परेचर पर लिया गया, दो ताप हैं T1 और T2 और VI ग्राफ बनाया गया है T1 और T2 में किसका मान अधिक है। तो देखिए VI ग्राफ जो होता है तो R इक्वल टू होगा स्लोप जो शो करेगा V अपॉन I इक्वल टू tan थीटा। तो दैट मीन जिसका स्लोप ज़्यादा यानी ढाल ज़्यादा उसके लिए R ज़्यादा, और R किसका ज़्यादा होगा कंडक्टर में चालकों के लिए, जिसका ताप ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का मान क्या होगा ज़्यादा। तो बताओ R ज़्यादा रो ज़्यादा दैट मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा। ये तो बताओ स्लोप कौन से का ज़्यादा है, देखो सेकंड T2 वाले का स्लोप ज़्यादा है T1 का स्लोप कम है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा, यही मीनिंग निकला। तो बताओ T2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा T1। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, लेसन नंबर 3 से ओम्स लॉ से है। ठीक, इसके बाद अपन बात करना चाहें कि कोई भी सेल है उसका EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल E है। ठीक, और बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध R है, एक स्रोत कैपिटल R के साथ संयोजित किया है जोड़ा गया है, तो प्रतिरोध R पर वोल्टता का मान क्या होगा। तो देखिए ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये सेल और ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इस कनेक्ट किया गया, ये R, ये कैपिटल R, ये E और ये करंट I, ये फिलो होगा। तो बताओ यहाँ से, तो बताओ E इक्वलेंट बराबर या I इक्वल टू क्या आएगा E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट। तो यहाँ से बताइए क्या आएगा E अपॉन R प्लस R, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो IR इक्वल टू IR प्लस में क्या होगा IR इक्वल टू E। तो बताओ ये होगी टर्मिनल वोल्टता V इक्वल टू क्या आएगा E माइनस IR। तो ये सेल के यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाह्य प्रतिरोध के R के सिरों पर क्या होगी टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टेज होगा V इक्वल टू E माइनस IR, ये होगा। समझ में आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहें अपन में इसमें इस मॉडल पेपर में, तो देखिए नेक्स्ट में आपसे रिलेशन पूछा है, क्या पूछा है भाई रिलेशन। तो रिलेशन के बारे में अपन बात करें तो ये लेसन नंबर 5 का क्वेश्चन है जिसमें अपन रिलेशन पढ़ते हैं ना। देखिए म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम, जस्ट इससे पहले वाली स्टेप पूछी है, बस एम को चेंज करके दिया है अपन आई से शो कर दिया। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी चुंबकन तीव्रता को, ठीक, यानी एक चुंबकन तीव्रता H है और बताओ चुंबकन बताओ M है और चुंबकीय क्षेत्र B है, क्या है चुंबकीय क्षेत्र B। तो बताओ यहां से H शो किया चुंबकीय तीव्रता यानी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को S से, जिसको अपन किससे शो करते हैं I से। ठीक, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी मैग्नेटाइजिंग S से शो करती हैं और मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बताओ किससे शो करती हैं B से। तो इससे जस्ट पहले अपना ये आता है B इक्वल टू म्यू नॉट H ब्रैकेट 1 प्लस I अपॉन H, बस टर्म्स को चेंज कर रखा है, I अपॉन H होता है काई एम। ठीक है, और यहाँ वैल्यू पुट करती हैं म्यू और H इक्वल टू म्यू नॉट H 1 प्लस काई एम। यहाँ से बताओ म्यू नॉट म्यू आर H म्यू नॉट H 1 प्लस काई एम। तो बताओ इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से रिलेशन म्यू आर इक्वल टू क्या आता है 1 प्लस काई एम। तो ध्यान रखना ये इस स्टेप को पूछा गया, तो बस चेंज कर लेंगे। बताओ B की जगह B है, H की जगह बताओ मैग्नेटाइजिंग की जगह बताओ M है और बताओ इंटेंसिटी की जगह H है। तो ये रिलेशन आपसे पूछा है। तो बताओ इससे जस्ट पहले वाली स्टेप पूछी है B इक्वल टू म्यू नॉट H, ये तो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, ये होता है चुंबकन यानी डेट मीन्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और ये होता है इंटेंसिटी जो है तीव्रता, उसको यानी किससे शो किया है S से। तो टर्म्स को बदल कर लिखा है, किसको बदल कर लिखा है इसमें टर्म्स को बदल कर लिखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कोई भी मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेट है यानी छड़ चुंबक है, बार मैग्नेट है, उसके लिए बताओ मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण दिया है, कैपिटल एम की वैल्यू दी है 0.48 जूल पर टेस्ला, और यानी मैग्नीट्यूड निकालना है एक्सियल पॉइंट पर यानी अक्षीय बिंदु पर। तो अक्षीय बिंदु का फॉर्मूला बताओ, B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब या x क्यूब। तो देखिए यहां से सभी वैल्यू गिवन है, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो होती है 10 की पावर -7, 2 इंटू एम की वैल्यू दी है 0.48 अपॉन में बताओ x की वैल्यू कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो बताओ 0.10 का बताओ क्या होगा क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान रखना वैल्यू आएगी टेस्ला में। तो मेन फॉर्मूला आपको पता हो तो आप सोल्व कर सकती है, यानी एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x क्यूब, ये होगा। ठीक, इसके बाद बात करें अपन ग्राफ की। इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्लॉट द ग्राफ शोविंग वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और विद द रेट ऑफ चेंज इन करंट, यानी धारा में परिवर्तन हो रहा है, डी अपॉन dt हो रहा है समय के साथ, और ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग बताओ और फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग E माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ये इक्वेशन होगा। E इक्वल टू क्या होगा डी आई अपॉन डी टी। तो बताओ यहां से E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, तो ग्राफ प्लॉट करना है E के बीच और डी आई अपॉन डी टी के बीच। तो बताओ y इक्वल टू एम एक्स, तो स्लोप बताओ क्या आएगा माइनस एल आएगा। तो x की जगह तो x एक्सिस पर क्या लेंगे डी आई अपॉन डी टी, और y एक्सिस पर क्या लेंगे E। तो यहां से बताओ जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ इस टाइप से आएगा। बताओ ये x एक्सिस, इस पर लिया डी आई अपॉन डी टी, और बताओ ये y एक्सिस, इस पर लिया इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बताओ यहां से y इक्वल टू माइनस एल आना चाहिए स्लोप, तो बताओ ये स्लोप हो जाएगा। समझ में आया? तो बताओ ये इंड्यूस्ड ईएमएफ और यानी चेंज रेट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के बीच में ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का मतलब एकल झिरी विवर्तन। तो ध्यान रखना आपको ग्राफ बनवाया मैंने कि इंटरफेरेंस व्यतिकरण में तीव्रता कांस्टेंट होती है, ठीक है, इंटेंसिटी कांस्टेंट, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन यानी ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। ऊर्जा का क्या होता है पुनर्वितरण होता है, ठीक है। और बाद में इसमें बात करें तो विवर्तन में एनर्जी लॉस होगा, विवर्तन में क्या होगा विवर्तन में इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, लगातार डिक्रीजिंग होगी। तो देखिए इसमें अपन बात करना चाहें तो यानी इस टाइप से आपको यानी ग्राफ प्लॉट करा रखा है। ये सेंट्रल पॉइंट, यहां से ये सेंट्रल पॉइंट पर मैक्सिमम, इसके बाद लगातार क्या होगी डिक्रीज होगी, लगातार क्या होगी डिक्रीज, प्लस में और माइनस में, इस टाइप से एक कलझरी विवर्तन का ग्राफ बनेगा। यानी यहां लैम्बडा बाई ए, यहां 2 लैम्बडा बाई ए, 3 लैम्बडा बाई ए, जिस टाइप से प्लस में चलेगी उसी टाइप से माइनस में। तो बताओ ये लगातार इंटेंसिटी क्या होती जाएगी डिक्रीज, माइनस लैम्बडा बाई ए, माइनस 2 लैम्बडा बाई ए, माइनस 3 लैम्बडा बाई ए। तो यानी इंटेंसिटी आई इक्वल टू, इस पर इंटेंसिटी है, तीव्रता है, तीव्रता। तो बताओ आई नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ये ग्राफ बनेगा, ठीक। यानी सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का इंटेंसिटी तीव्रता के साथ ग्राफ ये होगा, ठीक। नेक्स्ट अपन बात करें वन लाइन क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट वन लाइन क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वन लाइन क्वेश्चन में अपन देखिए हल्के नाभिक नाभिकीय संलयन में अभिक्रिया क्यों करती हैं, यानी जो लाइट न्यूक्लियाई हैं वो ऑलवेज पार्टिसिपेट इन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस या फ्यूजन रिएक्शन, नाभिकीय संलयन में भाग क्यों लेती हैं। देखो जिनका मास नंबर द्रव्यमान संख्या लेस देन 30 होता है ना, वो लाइट न्यूक्लियाई हैं, हल्के नाभिक हैं, लाइट न्यूक्लियाई हल्के नाभिक। और हल्के नाभिकों के लिए ध्यान रखना डेल ई बी बार
पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान कम होता है। तो डेल ईबी बार की वैल्यू जो कम होगी ना, तो इस ध्यान रखना स्टेबिलिटी, स्थायित्व भी कम होगा, उनका स्थायित्व क्या होगा, कम। जब स्टेबिलिटी कम होगी तो हर कोई एटम न्यूक्लियाई चाहता है कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो बताओ वो आपस में जुड़कर संलयित होकर एक स्टेबल मीडिएटर न्यूक्लियाई मध्यवर्ती स्थायी नाभिक का निर्माण करती हैं। तो ध्यान रखना स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ही नाभिकीय संलयन में भाग लेती हैं। ठीक है, रीजन लिखना चाहे तो ये रीजन होता है। तो ध्यान रखना हल्के नाभिक क्यों जुड़ते हैं, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए नाभिकीय संलयन करती हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में भाग लेती हैं। ठीक, ये रीजन है। इसके बाद हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल का द्वितीय परिकल्पना लिखिए, सेकंड पोस्टुलेट्स लिखिए। तो सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल इंटीग्रल नंबर होता है। यानी इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। दैट मीन्स mvr = nh/2π। nth ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है तो यहां n और यहां n = 1 2 3 4। ये तो पॉसिबल है, अगर n आ जाए ये तो बताओ संभव है, पॉसिबल है। और n आ जाए, मान ली √5 आ जाए, 1.2 आ जाए, तो बताओ ये क्या है, इस टाइप से असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग h/2π का मल्टीपल इंटीग्रल नंबर होता है, पूर्ण गुणज होता है। ये हाइपोथेसिस है सेकंड, जिसे क्वांटीकरण प्रिंसिपल भी अपन कह सकते हैं, क्वांटीकरण यानी शर्त भी बोल सकते हैं। इसके बाद अपने वन लाइन वाले क्वेश्चन अपने कंप्लीट होती है। ठीक है, एक्चुअल आपको लिखना है तो ध्यान दें, नीचे मैं सभी क्वेश्चनों को सुटेबल वे में हैंड रिटन नोट से आपको अपलोड करा दूंगा। ठीक है, सभी आप वहां से पूरे मॉडल पेपर का एक एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, कंप्लीट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक, इसके बाद अपन बात करें 1.5 नंबर वाले जो सेक्शन बी है उस वाले पोर्शन की। तो देखिए इनको भी मैं समझाने की बात कर रहा हूं। ठीक है, लिखने वाला पोर्शन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से अपनी पीडीएफ डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद कंप्लीट या तो आप प्रिंट आउट लें या मान लीजिए आप अपने यानी हाथों से लिख के उसको यानी उसका रिवीजन करें। ठीक, देखिए पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो की है, यानी धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं दर्शाई गई हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है विभवांतर Vp माइनस VQ, पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ का सिंबल क्या होगा, यानी साइन बताना है। तो देखिए प्लस Q से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, बताओ कोई भी पॉइंट P है तो इस पर पोटेंशियल V इक्वल टू होता है KQ/R, दैट मीन्स V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। तो डिस्टेंस ज्यादा पोटेंशियल कम, तो ये पॉइंट चार्ज है, ये प्लस Q। इससे बताओ P की डिस्टेंस तो क्या है, कम, तो बताओ Vp तो होगा ज्यादा क्योंकि R क्या है, कम। और बताओ Q की डिस्टेंस ज्यादा है तो बताओ VQ क्या होगा, कम। तो बताओ Vp ज्यादा और VQ क्या है, कम। तो बताओ सिंबल कैसा आएगा भाई, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी धनात्मक। एक तो ये बात हुई धनात्मक। दूसरा कह रहा है Q से P तक एक छोटे धनावेश को ले जाने में, ये बताओ पॉजिटिव, बताओ यहां प्लस Q है, क्या है, प्लस Q। इसको अपन Q से P ले जा रहे हैं तो बताओ दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है, तो ये इसको बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स वैद्युत बल इसको दूर धकेलेगा, इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है, दूर की ओर। और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कर रहे हैं इधर, तो बताओ फोर्स तो लग रहा है इधर, बल इधर, और बताओ विस्थापन डिस्प्लेसमेंट वो है इधर। तो बताओ थीटा कितना होगा, 180, 180 हो गया। और बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W = F(s) cos थीटा। थीटा 180 की वजह से वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। बताओ वर्क डन क्या होगा भाई, नेगेटिव, W = नेगेटिव आएगा। तो बताओ इसमें सिंबल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, सेकंड वाले में हो गया। थर्ड वाले का आंसर देखिए भाई, थर्ड वाला ये कहता है आपसे Q और P के मध्य कोई छोटा नेगेटिव चार्ज, लघु ऋणावेश की स्थितिज ऊर्जा।
तो देखिए अपन इसको देखते हैं डायग्राम, थोड़ा नीचे इंग्लिश मीडियम वाले निकालते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। देखिए कोई यहां नेगेटिव चार्ज है -q और इसमें पोटेंशियल एनर्जी का आपसे क्या पूछा है, यानी सिंबल पूछा है। तो देखिए ये +q चार्ज है, ये -q चार्ज, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। तो बताओ q से p लाने में आराम से वर्क डन हो रहा है, आराम से आ रहा है अट्रैक्ट होके। तो बताओ W इक्वल टू होगा ΔQ और ΔQ होगा Q ΔV। ΔV बताओ क्या होगा Q, यहां से बताइए V Q माइनस यानी W Q P, Q से P की ओर बात कर रहे हैं अपन। तो बताओ VQ माइनस VP, ठीक है, माइनस क्यों है, Q से P आराम से आ रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन की वजह से, आकर्षण की वजह से। तो बताओ डेल यू W इक्वल टू क्यू पी इक्वल टू बताओ क्या आएगा, यहां से बताओ पॉजिटिव और बताओ यानी पॉजिटिव। वर्क डन क्या होगा भाई, नेगेटिव चार्ज के कारण आराम से आएगा। वर्क डन W ही किस में बदलता है, डेल यू में, जिसकी वजह से बताओ क्या होगा, क्या होगा, और यानी डेल यू इक्वल टू क्या हो रहा है, डेल यू W बताओ क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तो बताओ डेल यू भी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि कोई भी एसी सोर्स है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, क्या है भाई, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, उससे एक तो इंडक्टर यानी इंडक्टिव कोयल और एक बल्ब जोड़ रखा है। इंडक्टिव कोयल का इंडक्टेंस प्रेरकत्व L और बल्ब का रेजिस्टेंस R। तो बताओ यहां से जो V टोटल आएगा वो बताओ क्या लिखते हैं अपन, VOL का स्क्वायर प्लस VOR का स्क्वायर, यही लिखते हैं। C नहीं है तो बताओ C के केस में रूट VOR का स्क्वायर प्लस VOL माइनस VOC का होल स्क्वायर। अब देखें यहां से V स्क्वायर इक्वल टू होगा VOL का स्क्वायर प्लस VOR का स्क्वायर। यहां से बताइए, अब ये कह रहा है ये तो कांस्टेंट एसी सोर्स का पोटेंशियल, अब कह रहा है इसमें एक लोहे की छड़ प्रेरक कुंडली के अंदर यानी कोई भी आयरन की रोड है, धातु की है, मेटल की है, मेटल का इंडक्टेंस होगा, प्रेरकत्व होगा। जब मेटल की रोड को इसके अंदर प्रविष्ट कराएंगे, ले जाएंगे, तो ध्यान रखना इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरकीय प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात XL की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। और जब XL बढ़ेगा इसके अंदर प्रविष्ट कराने पर, क्योंकि सॉफ्ट आयरन रोड है, तो बताओ XL बढ़ेगा, तो बताओ VOL का फॉर्मूला क्या होता है, I नॉट XL। तो बताओ I नॉट यानी XL बढ़ेगा तो VOL बढ़ेगा और ये कांस्टेंट है। तो बताओ जब ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, घटेगा। VOR क्या है, जो बल्ब है उसके टर्मिनल पर अप्लाइड वोल्टेज। तो बताओ जब जो बल्ब है उसके टर्मिनल पर अप्लाइड वोल्टेज VOR जो बताओ डिक्रीज होगा, तो बताओ वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, तो बताओ सेल उसकी जो बल्ब है उसकी चमक, उसकी ब्राइटनेस बताओ क्या होगी, कम। किसकी वजह, देखो फिर से समझे, देखो आयरन की रोड को प्रविष्ट करवा रहे हैं, आयरन यानी लोहे की छड़ को प्रविष्ट करा रहे हैं, तो उसके लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरकीय प्रतिघात XL का मान बढ़ेगा। XL बढ़ेगा तो VOL बढ़ेगा, VOL बढ़ेगा तो ये कांस्टेंट किसको घटना पड़ेगा, VOR को। और VOR क्या है, बल्ब के टर्मिनल पर अप्लाइड वोल्टेज, बल्ब के सिरों पर अप्लाइड विद्युत यानी कहने मतलब पोटेंशियल ड्रॉप। तो बताओ ये कम होगा तो बल्ब की चमक बताओ क्या हो जाएगी, कम। जो ग्लो हो रहा है वो बताओ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपन बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की, तो देखिए उसमें से इमेज फॉर्मेशन, तो इस टाइप का क्वेश्चन अपना है। तो देखिए भाई समझे, नेक्स्ट डायग्राम आपको दिया है,
देखो ये डायग्राम दिया, ये डायग्राम दिया है और इस डायग्राम में आपसे पूछा है कि जो फाइनल इमेज बनेगी, समझे, प्रतिबिंब की स्थिति होगी, इमेज का फॉर्मेशन होगा, वो कैसे होगा। तो देखिए फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, एफ की वैल्यू पॉजिटिव, यू की वैल्यू दिया है तो इधर है तो -30, इधर होगी तो बताओ इंसिडेंट रे की अप यानी डायरेक्शन में तो पॉजिटिव। देखो फर्स्ट लेंस के लिए अपन लेंस फॉर्मूला लगाना चाहें फर्स्ट के लिए तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u ये होगा। देखो फर्स्ट का इमेज सेकंड का ऑब्जेक्ट और सेकंड का इमेज थर्ड का ऑब्जेक्ट, यानी फर्स्ट का प्रतिबिंब सेकंड का बिंब और सेकंड का बिंब प्रतिबिंब क्या होगा, थर्ड का बिंब की तरह व्यवहार करेगा। तो यहां से बताइए 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस 1/-30। जब सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आई, समझे भाई, v की जो वैल्यू है यहां से वो आएगा 15 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आई, 15 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब देखिए अगर ये डिस्टेंस नहीं होती तो ध्यान रखना ये इसके लिए कितनी दूर होता, 15 इधर की साइड। तो यहां से बताओ सेकंड के लिए बात करें u, तो बताओ सेकंड का u क्या होगा, 15 माइनस 5 क्या हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि बीच में जो लेंस हैं उनकी एडजस्टिंग दोनों के बीच में कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो इसके बाद सेकंड के लिए जब लगाएंगे तो बताओ v जो इमेज आएगी सेकंड के लिए v2 वो आएगी इन्फिनिटी, वापस से लिए फॉर्मूला लगाएंगे यही। और बताओ जब थर्ड के लिए बात करेंगे, थर्ड के लिए तो बताओ u इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस 10 करेंगे तो बताओ इन्फिनिटी। और बताओ इसके लिए कितना दिया है, f की वैल्यू +30। तो बताओ जब बात करेंगे v3 की इमेज फॉर्मेशन बाय थर्ड कॉन्वेक्स लेंस तो ये आएगा वापस से फॉर्मूला लगाने के बाद, तो बताओ ये आएगा आपका 30 सेंटीमीटर। तो बताओ 3 आंसर होंगे। फर्स्ट बताओ कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट का v1 बताओ कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। 15 में से 5 जाएगा क्योंकि बीच का गैप 5 सेंटीमीटर है, तो बताओ 10 बचेगा। 10 रखने के बाद बताओ वापस से फॉर्मूला लगाएंगे तो बताओ v2 इक्वल टू क्या आएगा, इन्फिनिटी। और बताओ जब इन्फिनिटी में से 10 हटाएंगे, ये गैप हटाएंगे तो बताओ कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। और लास्ट में आंसर बताओ v3 इक्वल टू क्या आएगा, 30 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन इस तरफ से आपका ड्राइव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है, पोलराइड वाला क्वेश्चन है। तो देखिए भाई पोलराइड वाले क्वेश्चन में अपन सॉल्व कैसे करते हैं। अपन जानते हैं जब लाइट है वो एक पोलराइड शीट से पास किया जाता है तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है एक पोलराइड शीट से पास करने पर। और बाकी में एंगल की बात हो तो मेल्स लॉ लगता है, और मेल्स लॉ होता है I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। थीटा होता है एनालाइजर और पोलराइजर के बीच में एंगल। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि ये देखिए भाई 2 शीट है, यानी एक ये P1 और एक बताओ ये है P3, इस टाइप से क्रॉसड है, यानी इन दोनों के बीच में एंगल 90 है। और इनके बीच में कोई तीसरी शीट ये रख दी, ये P2 और ये रख दी P3, इसको रोटेट कराया इधर से, तो इधर से थीटा एंगल रोटेट कराएंगे तो बताओ इधर से एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। दोनों क्रॉसड है यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत। तो बताओ यहां से इंटेंसिटी जब I0 अपन पास करेंगे तो बताओ क्या पास करेंगे, I0 इंटेंसिटी I0 पास की, तो इससे एक से गुजरने के बाद बताओ यहां कितना मिलेगा, I0/2। अब अपन किससे पास करेंगे, P3 से, तो P3 से पास करेंगे तो एंगल तो है थीटा। और बताओ इनिशियल I0, तो बताओ यहां से पास करने पर अपना I2 आ जाएगा, यानी इसको मान लिया I1, या I2 आ जाएगा, इसके लिए I2 इनिशियल होगा और फाइनल बताओ क्या आ जाएगा, I3। तो बताओ थीटा रोटेशन में क्या लगाओगे, यानी मेल्स लॉ लगाएंगे। मेल्स लॉ लगाने पर देखिए जब अपन फर्स्ट देखो यहां से P3 से पास किया, इनिशियल I0 P3 से पास किया तो बताओ यहां कितना मिला, I1 बराबर I0/2, क्योंकि एक पोलराइड शीट से पास करने पर इंटेंसिटी तीव्रता आधी रह जाती है।
फिर पास करेंगे अपन P3 से, यहां अपन को I2 मिलेगा। अब बताओ I2 कितना, एंगल कितना है थीटा, तो बताओ I2 I इक्वल टू I नॉट कोस स्क्वायर थीटा। तो बताओ I की जगह I2 हो जाएगा, I नॉट की जगह I1 कितना हो जाएगा I नॉट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये बताओ किसके पास जाएगा I2, यानी ये जाएगा P2 के पास, और P2 क्या देगा I3, और बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना 90 माइनस थीटा। तो दोबारा से जब मेल्स लॉ लगाएंगे इसमें, तो बताओ I3 इक्वल टू, बताओ इनिशियल कितना है I2, और I2 की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, I2 की वैल्यू I नॉट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या चलेगा कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो बताओ I3 जब सोल्व करने पर क्या आएगा I नॉट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए यहां से I3 इक्वल टू I नॉट बाई 8, ठीक, और ये बन जाएगा, देखो इसको भी 2 लिख लो, साइन थीटा कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, ये बन गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो यहां से I3 इक्वल टू I नॉट बाई 8, बताओ यहां से क्या हो जाएगा साइन, देखो यहां से यानी साइन स्क्वायर है, तो बताओ साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो बताओ ये मैक्सिमम निकालने के लिए थीटा कितना रखें, थीटा रखो 45 डिग्री, 45 डिग्री, पाई बाई 4, तो ये ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। तो बताओ पाई बाई 4 एंगल पर अगर थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 रखती हैं तो आई मैक्सिमम आएगा, क्योंकि साइन ये मैक्सिमम हो जाएगा और आई मैक्सिमम आएगा आई नॉट बाई 8, ये आंसर आएगा। ये एक पोलराइड शीट से पास करने पर ध्यान रखना क्या हो जाता है, यानी हाफ हो जाती है इंटेंसिटी I नॉट बाई 2, I नॉट बाई 2 किसके पास जाएगा P3, एंगल है थीटा, मेल्स लॉ लगाएंगे, ये लगा दिया, तो P3 से पास होने पर ये मिलेगी, ये इनिशियल होगी किसके लिए P2 के लिए, और फाइनल क्या मिलेगा I3, और एंगल बताओ क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो लास्ट में जो कंक्लूजन आया वो I3 इक्वल टू क्या है I नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, ये होगा। तो थीटा पाई बाई 4 रखें, 45 रखें, तो बताओ आई मैक्सिमम आएगा, आई नॉट बाई 8 आएगा, ठीक। नेक्स्ट की बात करें अपन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेसन नंबर 12 से क्वेश्चन है, और ये पूछा है चौथी दीप्त फ्रिंज की डिस्टेंस, यानी ये गिवन है 1.2 सेंटीमीटर, यानी x4 गया है 1.2 सेंटीमीटर, और ये दिया है स्लिटों के झिरियों के बीच में दूरी स्मॉल d बराबर 0.28 mm। इसको बताओ सेंटीमीटर मीटर में, सब डाटा मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और इसके बाद ये कह रहा है इसमें यानी 1 पॉइंट मीटर पर पर्दा, कैपिटल D 1.4 मीटर पर पर्दा रखा है। आपसे पूछा इसमें लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, तो पहला काम है डाटा को मीटर में चेंज करें, और फॉर्मूला लगाएं आप xn इक्वल टू, यानी nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस xn इक्वल टू n लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d, और बताइए यहां से लैम्बडा आएगा 600 नैनोमीटर, क्योंकि लैम्बडा वैल्यू निकालोगे तो स्मॉल d ऊपर, x4 की वैल्यू बताओ दी है 1.2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में कन्वर्ट, तो बताओ लैम्बडा कितना आएगा 600 नैनोमीटर। इसके बाद देखिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, इसको बताओ ड्राइव करना है, तो ड्राइव देखिए जब ड्राइव करेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन का यानी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, प्रकाश वैद्युत यानी समीकरण, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट फोटोन बताओ क्या होंगे जिनके पास एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू, यहां सरफेस तक लाने में बताओ वर्क फंक्शन कार्य फलन फाई नॉट होता है, इसके बाद बताओ के मैक्सिमम से इलेक्ट्रॉन मूवेबल होंगे, तो बताओ एनर्जी कंजर्वेशन से, ऊर्जा संरक्षण से टोटल एनर्जी इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम, इसको अपन चेंज करेंगे E इक्वल टू एच न्यू, फाई नॉट प्लस EV नॉट लिख दो, एच न्यू इक्वल टू क्या होगा एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। तो मेन तो इक्वेशन ये है, इसमें 2-3 स्टेप है, देखो 1.5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप उसको 1.5 नंबर के हिसाब से सोल्व करें, ठीक। यानी फिर लिखें इंसिडेंट फोटोन आपतित फोटोनों की, यानी आपतित फोटोनों के लिए क्या करोगे, यानी कुल ऊर्जा एच न्यू, वर्क फंक्शन कितना होगा फाई नॉट,
के मैक्सिमम की जगह ईवी नोट या हाफ मैक्सिमम स्क्वायर, एनर्जी कंजर्वेशन से दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए एक दो क्वेश्चन और सोल्व करें अपन इसमें। देखिए भी हाइड्रोजन की टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, आप जानते हैं ई एन इक्वल टू क्या होगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन नेगेटिव का मतलब पूछा है कि नेगेटिव का मतलब क्या है, अगर ये पॉजिटिव होती तो इसका मतलब क्या निकलता। देखो समझे भाई, नेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स से, नाभिकीय आकर्षण बल से बंधित है। अगर उसको अपन एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे, तो बताओ वो कहां होगा, यानी अपने बाह्यतम कोश में से, एक्सटर्नल ऑर्बिट में से निकल के बाहर जाएगा, आयनित अवस्था बनाएगा। यानी इसका मतलब है नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण बल से बंधित है। अगर उसको निकालना है तो बताओ ऊर्जा देंगे, तो बताओ ऊर्जा लेकर वो आयनित अवस्था बनाएगा। लेकिन अगर ऊर्जा का मान, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा धनात्मक होती, कैसी होती भाई, धनात्मक, तो बताओ धनात्मक का मतलब है कि वो न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स, नाभिकीय आकर्षण बल द्वारा बंधित नहीं रहता, वो ऑटोमेटिक यानी आयनित अवस्था बना लेता। तो यानी परमाणु की स्थिरता, बताओ परमाणु की स्थिरता क्या हो जाती, समाप्त हो जाती। ठीक है, इसका मीनिंग यह है। इसके बाद देखिए दो तीन टर्म्स और हैं, रेडियो एक्टिवता और द्रव्यमान क्षति। रेडियो एक्टिविटी का मतलब है ऑटोमेटिक अल्फा, बीटा और गामा रेज का इमिजन होना, यानी उत्सर्जन होना। ठीक, यानी किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से ऑटोमेटिक स्वतः ही अल्फा, बीटा, गामा रेज का उत्सर्जन होना, इमिजन होना, क्या बोलती हैं, रेडियो एक्टिवता। यूनिट की बात करें तो बेकुलर होगा, या डीके पर सेकंड ले सकते हैं, विक्टन पर सेकंड ले सकते हैं, क्यूरी ले सकते हैं, रदरफोर्ड ले सकते हैं। ठीक, ये तो हुई रेडियो एक्टिविटी। मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति, मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में भी बताया अच्छी तरह कि न्यूक्लियनों का मास, नाभिक का में न्यूक्लियन होंगे, न्यूक्लियनों का मास, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान और वास्तविक द्रव्यमान में कुछ अंतर पाया गया, जिसे द्रव्यमान क्षति कहती हैं। और डेल एम इक्वल टू आता है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम, जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होता है अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बात करें इसमें, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में, देखिए 13 में यह है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अर्धचालक और यानी अचालक, यानी इंसुलेटर, यानी कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर में डिफरेंस बताइए। तो इसमें एनर्जी बैंड में देखो दो बैंड होंगे, एक तो वैलेंसी बैंड, एक है यानी कंडेंसन बैंड, संयोजी बैंड और चालन बैंड। अगर गैप डेल ईजी बहुत कम होता है, डेल ईजी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्सीमेटली होता है, तो वो तो क्या होंगे, कंडक्टर। गैप कम, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, जिससे पूरे के पूरे यानी वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन किस में चल जाएं, यानी चालन बैंड में चल जाएं। ठीक, बात करें इसमें अपन और दूसरे, ये तो हुआ कंडक्टर यानी चालक, और जिनके लिए डेल ईजी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है या 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होगा, वो होंगे अपने अचालक, जिनमें कोई कंडेंसन नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड का कहां नहीं जाएगा, चालन बैंड में नहीं जाएगा, यानी इंसुलेटर। और यानी जिनके लिए डेल ईजी बताओ कितना होता है, डेल ईजी की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ध्यान रखना 0 केल्विन पर एज ए इंसुलेटर, टेम्परेचर इंक्रीज किया, बढ़ाया, ताप बढ़ाया, कमरे के ताप की बात हुई, तो बताओ वो अर्धचालक में बदल गए, सेमीकंडक्टर, चालक पदार्थों में बदल गए। ऐसे मटेरियल क्या होंगे, यानी अर्धचालक होंगे। क्या होंगे, अर्धचालक। तो देखिए डेल ईजी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल ईजी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल ईजी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो होंगे कंडक्टर चालक, ये होंगे इंसुलेटर, अचालक, कुचालक, विद्युत रोधी। और डेल ईजी जिनके लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वो बताओ क्या होंगे, यानी अर्धचालक होंगे, सेमीकंडक्टर होंगे। तो देखिए नेक्स्ट ये हुए अपने 1.5 नंबर के क्वेश्चन। 3-3 नंबर के क्वेश्चन जो भी चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट बनेंगे उनको मैं एक वीडियो में कराऊंगा। और इसमें आप जो भी क्वेश्चन है अपने, जैसे मान 3 नंबर के अपने 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन मैं बता देता हूं कौन कौन से लेसन से ये हैं और कौन सा डेरिवेशन है।
बाकी अपन डिटेल में बात करेंगे इनकी। देखिए, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्राइव द फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट लोकेटेड एट द एक्सियल पॉइंट, यानी अक्षीय बिंदु पर कोई पॉइंट स्थित है। फर्स्ट लेसन में इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका एक्सियल पॉइंट अक्षीय बिंदु पर यानी वैद्युत ध्रुव के अक्षीय बिंदु पर जो ड्राइव करते हैं फॉर्मूला, वो यानी मैं फॉर्मूला में लिख रहा हूं, डेरिवेशन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। E इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब एक्सियल पॉइंट पर, इसका फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है। इसके या गाउसेज लॉ का एप्लीकेशन जो फर्स्ट वाला है यानी इंफिनिटी लेंथ वायर के कारण, वो होगा E इक्वल टू 2k लैम्बडा अपॉन आर, ये है फर्स्ट लेसन से। और प्रत्यावर्ती धारा लेसन नंबर 7 से ध्यान रखना, P एवरेज का व्यंजक P एवरेज इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई, ये ड्राइव करना है। और ये न्यूमेरिकल है जिसमें ये I नोट है, ये V नोट है, और V नोट बाई रूट 2 करते तो VRMS, और V नोट बाई I नोट बाई रूट 2 करे तो IRMS, और V नोट बाई रूट 2 करे तो VRMS, और फाई दिया है पाई बाई 3। तो यहां से बताइए P एवरेज आएगा, बताओ 4 बाई रूट 2 I नोट बाई रूट 2 200 अपॉन रूट 2 यानी V नोट बाई रूट 2 और cos पाई बाई 3, 2 कैंसिल 2 4 इंटू में बताओ cos पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, तो यह आएगा 200 वाट, ये हो जाएगा। अनुनादी स्थिति में LCR सर्किट की अनुनादी आवृत्ति ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC लिखें, या बताओ F की जगह FR इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC, यानी XL इक्वल टू किसके करना XC, XL का फॉर्मूला 1 अपॉन XL का फॉर्मूला यहां से ओमेगा L इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन LC, तो यहां से फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। और इसके लिए ओमेगा के लिए बताओ वापस ये इसी न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला लगाएं या FR का फॉर्मूला लगाएं, ठीक। ये देखिए यहां से ये AC की कंप्लीट वेव दी गई, आधी वेव का रेक्टिफिकेशन हो पाया दृष्ट करंट, तो ये ध्यान रखना Y जो है वो HWR है, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी अर्ध तरंग दृष्टकारी, ठीक। अर्ध में बताओ Y परिपथ चित्र बनाइए, तो चित्र बना सकती हैं। ये ट्रांसफॉर्मर, ये AC सोर्स, म्यूचुअल इंडक्शन का सिंबल, यहां पर एक डायोड, और ये लोड रेजिस्टेंस RL, ये सिंबल बन जाएगा, ठीक। इसमें बताओ अगर 60 हर्ज है तो आउटपुट में भी कितनी मिलेगी 60 हर्ज, बस FWR में डबल हो जाती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन दिए 4-4 नंबर के बड़े क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना। सॉल्यूशन मैंने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। और जो भी इसमें लिखने वाला पोर्शन है मेन एनालिसिस, तो ध्यान रखना अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ, ब्लैंक कॉपी से पेज खाली स्थान, वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन, 1.5 नंबर के क्वेश्चन। बड़ी क्वेश्चन जो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट लगेंगे या इस मॉडल पेपर के जो भी क्वेश्चन है उनका बड़े लॉन्ग क्वेश्चनों का अपन सेपरेट वीडियो में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन की बात ढंग से करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।